हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम क्या देख रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। NCERT आपको कहीं ना कहीं अब बोरियत सी लगने लगी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं NCERT का लगातार पढ़ना और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बोरियत होने ही लगती है। पर क्या करें, हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, NCERT को कवर करना है और कहीं ना कहीं अपनी एक TGT की तैयारी भी कंप्लीट करनी है। तो बोरियत को छोड़िए, अपने TGT के सपने को देखिए और कहीं ना कहीं तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज है 10वां चैप्टर, यानी कि आज है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का जो चैप्टर है, उसमें कहीं ना कहीं हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है इस अध्याय में क्या बताया गया, 18वीं शताब्दी के पूर्व यानी मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के ऊपर, यानी कि पानीपत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके दौरान उपमहाद्वीप यानी कि उपमहाद्वीपों के उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्ति को पढ़ना है। ठीक है, आपने ये सब से चीज़ें हमने पहले चैप्टर में देख लिया था। अब आती है बात यहाँ से कहीं ना कहीं यानी कि बादशाह औरंगजेब के बारे में। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मुग़ल बादशाह यानी मुग़लों का आखिरी शासक कौन था। और कहीं ना कहीं ये शासकों के अंतिम जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अंतिमों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तब आती है बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लेकर लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य को सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च किया था। औरंगजेब ने उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन के कार्यकुशल और समाप्त होने लगी थी। और मनसबदारी और के जो शक्तिशाली वर्ग के वंश में रखने वाले केंद्रीय सत्ता के लिए गठन किया हुआ था, वो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी, ध्यान कर लेना, है क्वेश्चन पूछा गया है, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो किस पर नियंत्रण रखते थे, दीवानी और फौजदारी, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे आता है, फिर आता है आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासन। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट लिया और भारी मात्रा में उसकी क्या है, धन दौलत लूट ले गया। अब आती है यानी कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों को अब क्या हुआ, आक्रमणों का तांता लग गया और कहीं ना कहीं 1749 से लेकर 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटा गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहते थे ना कि पहले हमारे देश सोने की चिड़िया थी, वही सोने की चिड़िया यहीं से लुटी हुई है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। और जो आज कहीं ना कहीं ये जो देखने के लिए मिलते हैं कि बाहर के देश इतने डेवलप हैं, इतने ये सब चीज़ें, वो हमारे यहाँ से लुटा हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर आती है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, साम्राज्य पर यानी कि साम्राज्य सब ओर से दबाव में पड़ रहे थे और अभिजातों के विभिन्न समुदाय परस्पर प्रतिनिधित्व के यानी कि एक तरह से कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, यानी कमज़ोर पड़ रहे थे। भाई आप क्या करोगे, आप आक्रमण करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर ही पड़ोगे। तो यही अभिजात में दो गुटों में बट गए थे, ईरान और क्या है, तुरानी, यानी कि एक तरह से तुर्क और जो थे वो तुरानी के रूप में। और काफ़ी समय तक कहीं ना कहीं मुग़ल बादशाहों ने क्या करा, एक दूसरे के समूह में हाथों की कठपुतलियाँ बनकर रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आती है बात किसकी, आगे की। अब यहाँ पर क्या हो गई, अपमानजनक बात हो गई, यानी इस तरह की स्थिति हो गई, पैदा हो गई। तो कहीं ना कहीं जो दो मुग़ल बादशाह थे, एक फारूक शिया और यानी आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं अन्य बादशाह अहमद शाह और कहीं ना कहीं इसमें आलमगीर द्वितीय की अभिजातों ने भी क्या कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी क्या है, अभिजातों ने भी अंधा कर दिया, यानी कि एक तरह से यहाँ से सारा का सारा टोटली वो एक तरह से ये लुटते चले गए। फिर आती है यहाँ पर
यानी पुराने मुगल प्रांतों की बात। पुराने मुगल प्रांतों में यानी उत्तराधिकारी राज्यों के उद्भव हुआ और कहीं ना कहीं तीन प्रमुख यानी कि तीन राज्यों के प्रमुख आपकी बात आती है और तीनों प्रमुख के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं हैदराबाद का अलग और ये सारी चीज़। अब इसमें कौन सा आता है, पहला आपसे आता है तीनों राज्यों के कौन कौन से तो पहले के तीनों राज्यों के बारे में बताना। स्थापक यानी स्थापक कौन है, इसमें खान है, इसमें क्या है यानी कि तीनों ही क्या आपको किस पे मिलेंगे, खान, दो खान के रूप में मिलेंगे और एक शाहजहाँ के रूप में मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं मुग़ल दरबार में ऊंचे स्थान पर थे और तीनों का नाम आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है कई पेपरों में। चलिए आगे चलते हैं। फिर हैदराबाद क्या आ जाता है, अब यानी कि हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क असफ़ जहाँ ने हैदराबाद के यानी कि राज्य की स्थापना की। मुग़ल बादशाह के यानी कि दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे और इस सर्वप्रथम अवध के सूबेदार सौंपी गई और बाद में इन्होंने क्या कहा, दक्कन के कार्यभार भी दिया। और 1720 से 22 के मध्य दक्कन प्रांतों में सूबेदार होने की वजह से अफसर जहाँ के पास पहले राजनीतिक और वित्तीय कहीं ना कहीं प्रशासन का नियंत्रण भी रहा है। फिर आता है अवध के। अवध में यानी कि अवध के बारे में आता है। अवध में बुरहान उल मुल्क ने क्या करा था, यानी 1722 के अवध के सूबे नियुक्त किया गया और मुग़ल सम्राट के जो विघटन होने पर जो राज्य बने थे उन्हें कहीं ना कहीं राज्य की यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में से एक थे। ठीक है, फिर आगे आता है कि इन्होंने क्या कहा, अवध के क्षेत्रों में मुग़ल प्रभाव को कम करने और कम करने की कोशिश के चलते मुग़लों की नियुक्ति अधिकारियों यानी जमींदारों की संख्या कटौती कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बंगाल में क्या है, आपका कुलीन खान के नेतृत्व में बंगाल की धीरे धीरे मुग़ल यानी नियंत्रण में अलग हो गया था। फिर आता है यहाँ पर क्या है, यानी कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्र में यानी कि राज्य बन जाते हैं और कहीं ना कहीं जमींदारों के काफ़ी बदलाव आए और कहीं ना कहीं जो उनके राज्य और सहकारियों के बीच कहीं ना कहीं हैदराबाद और अवध के बीच जो घनिष्ठ संबंध थे वह कहीं ना कहीं अलीवर्दन खान के शासनकाल में बंगाल में स्पष्ट दिखाई देते थे। और इस शासनकाल में कहीं ना कहीं जो सूबेदार यानी सूबेकार और कहीं ना कहीं समृद्ध शक्ति थी वो आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बात राजपूत यानी राजपूत शासकों के मुग़ल के बाद जो बात आती है, देखो राजपूत और मुग़लों में कहीं ना कहीं एक तरह से संबंध भी रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका उदयपुर था, मेवाड़ था, यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आपको लेके चलते हैं मेवाड़ यानी कि मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुग़ल सत्ता को चुनौती दी थी और राणा प्रताप 1572 में यानी कि उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करा और मेवाड़ के राजगद्दी पर आसीन यानी कि बैठ रहे। और राणा ने के पास मुग़ल यानी कि अधिराज्यत्व को स्वीकार करने के लिए कई दत्तकों ने भेजा यानी एक तरह से भेजा और कहीं ना कहीं उन्हें बताया गया कि हमें साथ जुड़ जाओ। इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है इतिहास में। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर, अब आती है जयसिंह की, यानी जयसिंह की बात आती है। जयसिंह ने दिल्ली पर, जयपुर पर, उज्जैन, मथुरा और बनारस के 5 खगोलीय वेधशालाओं का नियंत्रण यानी कि तरह निर्माण किया था। और जो जंतर मंतर के नाम से आपको विख्यात है, आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जंतर मंतर आपने सबने देखा होगा। जंतर मंतर कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं जो पुराने टाइम की जो घड़ी है वो इन्होंने ही देखने के लिए मिलता है, यहाँ से ही देखने को मिलता है। फिर आती है यानी कि आपके सिख धर्म की बात आती है। सिख धर्म में कहीं ना कहीं आपको गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की जो स्थापना की थी और पश्चिम में राजपूत व मुग़ल जो शासकों थे उनके खालसा की कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई और बंदी बहादुर के नेतृत्व में खालसा के जो मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने बाद में क्या करा, ये जो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के जो सिक्के थे वो ढलवाए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस के सिक्के ढले हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह और यानी कि
गुरु नानक जी के, ठीक है। फिर आती है बात सतलुज और यमुना नदी की, यानी कि सतलुज और यमुना नदी के बीच के जो क्षेत्र थे यानी उन्होंने प्रशासन स्थापित किया था, एक तरह से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया था। और 1715 में यानी कि बंदी बहादुर को बंदी बना लिया गया था और उसने कहीं ना कहीं यानी कि उसके बाद क्या था 1716 में कहीं ना कहीं मृत्यु कर दी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आती है 18वीं शताब्दी के नेतृत्व में 18 शताब्दी के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने कहीं ना कहीं जो जो संगठन थे वो कहीं ना कहीं बना लिए थे, और संगठन के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जत्थों और मसलों के संगठन बनाए थे, और जत्थों और मसलों के संयुक्त क्या है, दल खालसा कहलाया गया है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि दल खालसा क्या है, और तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर आगे आता है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपका महाराणा प्रताप यानी कि महाराज रणजीत सिंह की बात आती है। महाराज रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समुदायों में से फिर भी एक कायम यानी कि एक तरह से कामयाब एक इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एकता कायम करने का 1799 में लाहौर की अपनी राजधानी बना ली थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, यानी कि उदय होने की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1630 में। शाहजी और कहीं ना कहीं जिम्बाजी के अपनी माता और अभी यानी कि जो उनके गार्जियन थे उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है। और नेतृत्व में शिवाजी ने कम उम्र में ही विजय पथ पर निकलना पड़ा, यानी कि एक तरह से उन्होंने बहुत एक तरह से मान के चलते शिवाजी के बारे में जितना कहा जाए उनके बारे में उतना ही कम कहा जाता है, क्योंकि देखो उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके जो उन्होंने युद्ध लड़ाया और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है शिवाजी के बारे में। पर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन आजकल आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ये जो नॉर्मली DSSB वाला है, DSSB भी नहीं मिलता, ये आपको मिलेगा। देखो ये आपका मैप है, इतने स्टेट में यानी कि यहाँ के जो इतने स्टेट है इसमें आपके जितने भी TGT होंगे, जितने भी PGT होंगे, उसमें से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आती है यहाँ पर शिवाजी यानी शिवाजी के बारे में। शिवाजी शक्तिशाली परिवार से थे, यानी कि देशमुख जी का जो परिवार माना जाता है, देशमुख आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं बताया गया। और किस सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी थी, और वो कौन सा था आपको देखने को मिलता है। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे और पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है चौथा, और यानी जमींदार द्वारा वसूल करी गई भू राजस्व के 25% दक्कन की एक तरह से मराठा वसूलते थे। फिर आता है सूरदेशमुखी, तो ये दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाते थे और भू राजस्व के 9% 10% की बात आती थी। फिर आती है यानी कि राव प्रथम ने कहीं ना कहीं बीजा राव पल्लव के नाम से भी जाना जाता है और पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। वह महान यानी कि मराठा सेनापति थे। उन्होंने विध्वंस के पार मराठा राज्य को कहीं ना कहीं चीज़ें आती है। और ये जो चीज़ें हैं देखो, अब आपको कॉन्स्टेंटली जब आप चीज़ों को लेके चलोगे, इन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलोगे, ये जो पॉइंट आपके दिए गए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको लिखने में इस तरह मत लिखना जैसे दी गई है ऐसे मत लिखना, क्योंकि जब आप इस तरह लिखोगे तो हिस्ट्री की कहीं भी NCERT में आप कहीं भी अगर हिस्ट्री को लेके चलोगे तो हिस्ट्री फ्लुएंटली इंग्लिश या फिर इंग्लिश में मिल जाएगी, पर हिंदी में आपको एक तरह से फ्लुएंट भाषा के तौर पर नहीं है। इसलिए आपको ध्यान से जैसे वर्डिंग है एक तरह से पूरी वर्डिंग, अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हिंदी वाला जो स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं बता देगा इसे कहीं ना कहीं इस तरह से लिखना चाहिए। जैसे आपको है ये वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, वो अगर इस तरह को लिखेगा तो वाक्य को शुद्ध करके लिख देगा। इसलिए आप क्या करो, इसे छोटे छोटे फॉर्म में अपने भाषा में लिख के चलो, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर यानी कि जाटों की शक्ति के बारे में आता है, और ये जाटों की शक्ति के बारे में क्वेश्चन ये आधुनिक राजस्थान वाला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आना हो गया है बंद, पर आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पॉइंट है वो सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका क्या आता है इसमें, भरतपुर जाट राज्य की बात आती है, भरतपुर राज्य की बात है, और सूरजमुल के राजनीतिक नियंत्रण की बात आती है, और क्षेत्र जैसे राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। और सूरजमुल ने कहीं ना कहीं आपके किलों की बात आती है, और किलों में भरतपुर और के प्रसिद्ध किले जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल आने हो गए हैं बंद। फिर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर तो क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर, और इसके बाद आपकी हो गई है NCERT ख़त्म, यानी कि आज आपकी क्लास 7th की, यानी क्लास 7th की NCERT पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तीनों की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक